बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड क्वार्टर बुक टेस्ट के सिलसिले में हमारी रिविजनरी क्लास है ये वर्चुअल रूटिंग सिस्टम के थ्रू। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 हमारी फर्स्ट ईयर टेक्स्ट बुक में केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। हमें चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड डिस्टेंसेस या बॉन्ड डिस्टेंस को जब कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहा जाता है तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपको प्रीवियस पास्ट 5 ईयर एग्ज़ाम्स में भी आपको रिपीट होता मिलेगा, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है। इनफैक्ट बॉन्ड डिस्टेंस आपको उस जगह, उस लोकेशन को कहना है जहाँ अट्रैक्शन डोमिनेट करे, रिपल्जन डोमिनेट ना करे, या यूं कह ले जहां अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो बनिस्बत रिपल्जन के। उस ख़ास फासले से ज़्यादा भी क्लोज नहीं आना तो भी रिपल्जन एक्टिवेट हो जाती है। तो ऐसा डिस्टेंस कंप्रोमाइज डिस्टेंस कहलाएगा जहां मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, मिनिमम एनर्जी हो। हम अगर एग्जाम्पल लें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की H2, 2 एटम मुकम्मल अप्रोच करें और अपनी मिनिमम एनर्जी तक पहुँचे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक पहुँच जाए और वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाए तो वो कंप्रोमाइज डिस्टेंस या बॉन्ड डिस्टेंस कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हमारे पास इसी चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक रेडियाई एक्यूरेटली मेजर नहीं किए जा सकते। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियाई से मुराद ये है कि न्यूक्लियाई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो दरमियानी फासला है उसे रेडियस या रेडियाई हम कह रहे हैं, तो उसे आप एक्यूरेटली मेजर क्यों नहीं कर सकते। ये एक साइंटिफिक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक्चुअली देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाते, उस लोकेशन को सही पिक नहीं कर पाते, तो इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियाई एक्यूरेट नहीं। सेकंड, जो नेबरिंग एटम्स हैं वो भी इसके रेडियाई को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो 2 पॉइंट्स हैं, आपने टेक्स्ट बुक को ओबे करते हुए 2 पॉइंट्स यहाँ से पिक कर, देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री। और ये आप साथ एक और रेफरेंस कोट करोगे कि नेबरिंग एटम्स जो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, जो 2 एटम्स अप्रोच कर रहे हैं, वो एक दूसरे के रेडियाई को या एक दूसरे के साइजेस को अफेक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर रिवीजन, शील्डिंग इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन या इसका जो ऑनवर्ड हमने पढ़ना है साइजेस से रिलेटेड या किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तवज्जो कीजिएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के दरमियान जो रहने वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप न्यूक्लियाई को सेंटर कंसीडर कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ कंसीडर करें, यहाँ जो मौजूद होंगे इनर इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियाई और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हुआ है या डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। नाउ जो शील्डिंग इफेक्ट है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज का जो असर है वो कम हो जाता है। आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट न्यूक्लियर चार्ज इज सपोज टू बी डिक्रीजिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जो असर है वो कम हुआ है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर फर्क पड़ा है। अब हमें इसी डेफिनेशन की बार बार आगे आर्टिकल्स में ज़रूरत पड़ती है। एटॉमिक साइजेस का जो ट्रेंड है ये कैसे मूव करते हैं, कैसे ये कम होंगे, कहाँ ये ज़्यादा होंगे। अगर आप डाउन द ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं। डियर स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप आप जब भी मूव कर रहे होते हो, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 पीरियड लेफ्ट टू राइट एक नया शेल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे और उनका साइज क्या है, डेफिनेटली इंक्रीज होता रहेगा। अगर हम बात करते हैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो अलोंग द पीरियड, डियर स्टूडेंट्स याद रखें लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं लेकिन 1 बाय 1 इंक्रीज होते हैं, शेल इंक्रीज नहीं होते। आई एम रिपीटिंग, लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो एक ही पीरियड में तो शेल इंक्रीज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स उसी वैलेंस शेल में इंक्रीज होते रहते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कॉलम में इंक्रीज होता रहता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली यहीं से आप परसीव करोगे कि इनर इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हुए तो शील्डिंग इफेक्ट भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होते हैं डेफिनेटली न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो जब प्रोटॉन 1 बाय 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं, वी आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब आप दोनों टर्म यूज कर सकते हैं, आप यूं कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आप यूं भी कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइजेस डिक्रीज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि साइज की वेरिएशन बताई जाए डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड्स। अगर हम साइज को देखें, अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज का असर कम होता है जिससे साइज बढ़ता चला जाता है। हम शील्डिंग इफेक्ट के साथ बात कर चुके हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम से कम होता गया तो ये न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूर से दूर जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, हम क्विक इसको रिव्यू करना चाहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर है वैलेंस शेल से किसी भी एटम के गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर साइज बढ़ते रहे तो डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज की इफ़ेक्टिवनेस रिड्यूस हो रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते रहे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम तर होती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे शील्डिंग इफेक्ट के साथ देखें, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता रहा तो रिजल्टिंगली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहे होते हैं और आप कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास कम हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियाई से दूर जा रहे होंगे, तो आप यूँ कहेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास रिड्यूस हो रही है। अगर हमारे पास शील्डिंग, पॉज करें इसे, तो आप जैसे देख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता रहा जिससे न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के ज़रिए मेटालिक करैक्टर की मेजरमेंट बताई जाए। ऐसे ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, जस्टिफाई दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ एन इंडेक्स ऑफ मेटालिक करैक्टर। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है या पुअर है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान है, एंड मेटल्स वही होती हैं जिनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बेहतर हो, तो इनका इन्वर्स रिलेशन बनता है। आप यूं भी इसे एक दफ़ा देख सकते हैं कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की या लूज़ करने की पावर बेहतर हो जाती है, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इसमें डियर स्टूडेंट्स दो एक्सेप्शंस हैं जो हमारे पास एग्ज़ाम में आ सकती हैं, आपने तवज्जो रखनी है। सेकेंड ग्रुप कि आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ग्रुप से ज़्यादा है, हालांकि लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो थर्ड ग्रुप की ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत सेकंड ग्रुप की। बट द पॉइंट इज़ दैट जो सेकंड ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन ऐसी है सेकंड ग्रुप में, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ग्रुप के जो वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही होगी वो इस फॉर्मेट की होगी। मैं बोल देता हूँ, यहाँ सेकंड ग्रुप में एस सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है, थर्ड ग्रुप में एस सब शेल में 2, जबकि पी सब शेल की एक्स ओरिएंटेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये कंपीट करेंगे, इनका एक कंपैरिजन बनाएंगे कि कंप्लीटली फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या पी सबशेल जो कि यहाँ पर पार्शियली फील्ड नज़र आ रहा है। ऑब्वियसली कंप्लीटली फील्ड
जो सब शेल है वो ज़्यादा स्टेबल है, वहाँ से निकालना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। तो सेकंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बानिस्बत थर्ड ग्रुप। सिमिलरली फिफ्थ ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बानिस्बत सिक्स ग्रुप के। ये भी एक्सेप्शन है। मैं फिफ्थ ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ हाफ फील्ड ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। ये पी सब शेल के 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटॉल्स हैं, एक्स ओरिएंटेशन, वाई एंड जेड, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर सिक्स ग्रुप को देखा जाए तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने हैं, जबकि यहाँ ये हाफ फील्ड नहीं बल्कि पार्शली फील्ड है। दे आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ अब फिर इनका कंपैरिजन ट्राई करते हैं। ये हाफ फील्ड है, ये अगेन पार्शली फील्ड है। Dear students, half fields are equally distributed. They are more stable as compared to this case of partially filled cases. तो यहाँ पर भी फिफ्थ ग्रुप की जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा बनेगी। मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है किसी, फॉर एग्जाम्पल कोई मोनो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जैसे क्लोरीन ले लें, तो जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसका ऑक्टेट जस्टिफाई हो रहा होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है। तो जहाँ स्टेबिलिटी आप अप्रोच कर रहे हो तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हो। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को आपने देखना है। अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये यूनिनेगेटिव आयन बन चुका है। इसी में अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो आप इसे बाय नेगेटिव या डाई नेगेटिव बना रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो तब तक तो ऑक्सीजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास अच्छी खासी स्पेस थी वैलेंस शेल में। यहाँ आपने एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली एकोमोडेट कर लिया, उन्होंने इसको स्पेस भी दे दी। अब जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे, जबकि इस वैलेंस शेल में जो आपको ऑक्सीजन नेगेटिव 1 यानी एक यूनिनेगेटिव आयन नजर है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इजाफी है, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। या आप यूँ कह लें, इस यूनिनेगेटिव आयन के पास इतनी स्पेस नहीं थी कि ये अब एक और इलेक्ट्रॉन को अपने पास एकोमोडेट करे। तो अब अगर आपको एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करना है तो आपको इसे फर्दर मोर एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप इस प्रोसेस को एक्सो कह लें, लेकिन ये जो फर्दर मोर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो इसे आप एंडो कहेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिनेगेटिव आयन में आप एक और इलेक्ट्रॉन मर्ज करना चाहते हो तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों है? पहला आप ये लॉजिक दोगे कि यहाँ पर इतनी स्पेस ही नहीं है कि एक और इलेक्ट्रॉन भी पहले की तरह इजीली एकोमोडेट हो सके। सेकंड आप ये कहेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले की निस्बत ज़्यादा थिक हो गया है, या यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पहले की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा डिस्पर्स हो गया है जो इसको रिपेल करता है। अब इस रिपल्जन को एकोमोडेट करने के लिए या इस रिपल्जन को रोकने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनिस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा है, ये एक एक्सेप्शन है डियर स्टूडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले फ्लोरीन टॉप पर है, क्लोरीन उससे एक स्टेप नीचे है, तो फ्लोरीन का तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है बनिस्बत क्लोरीन के, तो इसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्लोरीन की ज़्यादा है बनिस्बत फ्लोरीन की। इसका आंसर आप यूँ कोट कर सकते हैं, फ्लोरीन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये शेल नंबर 2 है। ये पॉइंट डियर स्टूडेंट्स आपको जहन में रखना है। फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं शेल नंबर 2 में, क्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है मगर शेल नंबर 3 में। यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन है ये छोटे शेल में है, यहाँ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है ये ज़रा बड़े शेल में है।
यहाँ जब कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है नया, ये उसे रिपेल करते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। यहाँ जब कोई एक नया इलेक्ट्रॉन आता है ये उसे वेलकम करते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस मौजूद है। तो डेट्स वाई जो क्लोरीन है ये इस इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर वेलकम करता है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। फ्लोरीन का यहाँ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक है, आप यूँ कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है। आप यूँ कह लें यहाँ पर स्पेस कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस केस में स्पेस ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने नहीं है रेशो के हिसाब से आप देखोगे। सो इनफैक्ट chlorine is going to accommodate one electron easily and supposed to release energy. On the other hand, fluorine was in need of one electron. ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन आए, बट जो इसका थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो प्रॉपर स्पेस नहीं देता, वो आने वाले को थोड़ा रिपेल कर देता है। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह के क्वेश्चंस पिक करने हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। वेस्पर थ्योरी या जो इससे प्रीवियस लेवाइस मॉडल है उसको आपने कवर अप करना है। वेस्पर थ्योरी में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई क्यों करता है। वेरी इजी, बॉन्ड पेयर इनफैक्ट इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई। आप यूँ कह लें जो बॉन्ड पेयर है इस पर दो न्यूक्लियर चार्जेस या दो न्यूक्लियाई के चार्जेस इस पर असरअंदाज हो, लोन पेयर पर एक न्यूक्लियर चार्ज असरअंदाज हो रहा है। तो डेफिनेटली ये लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ स्विच करें आफ्टर वेस्पर थ्योरी, तो यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सिग्मा और पाई। डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई बनते हैं और ऑन द बॉन्ड एक्सिस होते हैं या ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस कैल। दे सपोज टू एक्सपीरियंस मोर और हायर न्यूक्लियर चार्जेस। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है बनिस्बत पाई बॉन्ड। क्या आप पाई बॉन्ड उसे कह रहे हैं जो अबव देन और बिलो देन न्यूक्लियर एक्सिस बन रहा है। आप यूँ समझ लें कि पी जेड ऑर्बिटॉल अगर हों तो यहाँ और यहाँ का जो ओवरलैप है इनका, जो ऐसे ये बन रहे होंगे साइडवेज जो बन रहे होंगे ये, तो आप इन्हें पाई बॉन्ड कह रहे होते हो। तो ये न्यूक्लियाई से अबव है या न्यूक्लियाई से बिलो है, दे आर एक्सपीरियंसिंग लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस। तो डेट्स वाई ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज वीक है। आपसे ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सिग्मा ज़्यादा डिफ्यूज्ड है या पाई बॉन्ड ज़्यादा डिफ्यूज। ऑब्वियसली पाई कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे थे, इट इज़ मोर डिफ्यूज। डियर स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन के केसेस इन्वॉल्व हैं। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन तब आपको ज़रूरत पड़ी जब आप लेवाइस मॉडल के थ्रू या प्रीवियस थ्योरीज के थ्रू आप किसी एक स्पीशी के मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, जब आप मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ज्योमेट्रीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो चूंकि ये एक रिविजनरी सेशन है, हम इसे ओवरऑल देखेंगे, आपकी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो sp3, sp2, sp, डियर स्टूडेंट्स, इनमें आपको ये डिटेक्ट करना होगा कि किसमें s करैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो वो यहाँ 50% s करैक्टर मौजूद है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे, आपसे ये पूछा जाएगा इन तीनों में से अगर कोई ऐसे कार्बन हों जिनके ऐसे स्टेटस हों, एक कार्बन sp3 है, कोई sp2 है, कोई कार्बन sp, विच वन विल बिहेव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑब्वियसली आप sp को चूज कीजिए। मैं रीज़न क्लियर कर देता हूँ। sp में डियर स्टूडेंट्स अभी हम ये पढ़ के आए कि ये 50% करेक्टर इसमें है, s करेक्टर। तो s सबशेल इज राउंड द न्यूक्लियर एक्सिस, it has been experiencing larger magnitudes of nuclear charge if s character is dominating। तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर, न्यूक्लियर चार्ज अगर यहाँ ज़्यादा है तो वही स्पीशी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कंसीडर करोगे। आपसे बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड पूछा जा सकता है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, किस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, ऑब्वियसली सिंगल में ज़्यादा होती है।
ये बड़ा एक फेमस क्वेश्चन है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं एस सब शेल से पी सब शेल की तरफ तो वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने सवाल पहले अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। आई एम रिपीटिंग कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होते हैं फॉर द सेक ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल्स फ्रॉम विच सोर्स दे आर सपोज टू गेट देयर एनर्जीज। हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज साइमल्टेनियस, ये एक साथ हो रहा है। जब कार्बन दो बॉन्ड बना रहा होता है, अगर मैं कार्बन की ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ये कार्बन का केस हम ले रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है और 2pz ऑर्बिटॉल तक पहुंचना है तो ऑब्वियसली इसे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। वो एनर्जी कहां से आएगी, ये हमारा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। जब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे होते हैं तो इनसे एनर्जी रिलीज होती है। 2px और 2py में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये बॉन्ड बना रहे होंगे इनमें से एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी ये s ऑर्बिटॉल एब्जॉर्ब करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्रोमोट करेगा। ये इसका ट्रू एनालिसिस हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्यों ज़्यादा बेनिफिशरी है, कि क्यों ये ज़्यादा सुपीरियर है। पॉइंट नंबर 1, आप बॉन्ड ऑर्डर ट्रूली कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी के थ्रू। पॉइंट नंबर 2, आप पैरामैग्नेटिज्म डियामैग्नेटिज्म आप डिटेक्ट कर सकते हो। ये अलहदा से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि पैरामैग्नेटिज्म को बताया जाए। अगर आप किसी मॉलिक्यूल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और वो उसे रिस्पॉन्ड करता है तो वो चीज़ पैरामैग्नेटिक या प्रामैग्नेटिक समझी जाती है। अगर वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसे आप डियामैग्नेटिक, आप यूँ कह लें वीकली अट्रैक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कोई भी सब्सटेंस है आप उसे पैरामैग्नेटिक कह लें। इसमें अगर एग्जांपल आपको लेनी है तो आप O2 की ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसी सवाल की तरफ जाते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी क्यों फॉर बेटर है एज कंपेयर टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी हमें बताती है पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, डियामैग्नेटिज्म के बारे में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी हमें बताती है बॉन्ड ऑर्डर्स के बारे में कि किसी मॉलिक्यूल के दरमियान कितना बॉन्ड ऑर्डर है, मींस कि उसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी ही वो थ्योरी है जो पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स को एक्सप्लेन करती है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स की बात करते रहे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स की भी बात, आप दोनों चीज़ें इंक्लूड करते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स भी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल्स भी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डायपोल मोमेंट। एक मॉलिक्यूल हो उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो आयंस हैं या जो उसके अंदर स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान कितना चार्ज है आप उसे Q से हाईलाइट करें, दरमियानी उनका कितना डिस्टेंस है आप R से मेंशन करें और इस साइन से आप डायपोल मोमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन भी किया जाए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया जाए, इसके जो यूनिट्स हैं उसे भी आप इसके अंदर मेंशन, अगर यहाँ यूनिट इसके लिखें तो मीटर कूलम यूनिट यूज़ कर सकते हो जिसे आप फर्दर D बाय में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट 0 क्यों है। ये लीनियर ज्योमेट्री है, दोनों तरफ एक जितना चार्ज स्प्रेड है, ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बन गई, 180 के डिग्री पे बन गई, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कर देंगे नलीफाई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये लीनियर ज्योमेट्री है। अब ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि डायपोल मोमेंट के थ्रू क्या पता चलता है कि ज्योमेट्रीज कैसी होंगी, कि शेप्स कैसी होंगी। यस, अगर आपको ये पॉइंट पहले बता दिया जाए कि डायपोल मोमेंट 0 है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो
ये AB2 टाइप बन जाएगा, सेंटर में कार्बन, दोनों तरफ ऑक्सीजन, और अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो इनकी दोनों तरफ की ज्योमेट्री 180 डिग्रीज की बन। नाउ क्या ये भी पता चल सकता है कि वाटर पोलर है और इसकी ज्योमेट्री भी एंगुलर बन रही होगी? यस, आप ये भी पिक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि ये हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई नहीं कर सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू लोन पेयर्स, तो इसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो हो नहीं सकता। अगर डायपोल मोमेंट इसका जीरो नहीं है तो ये नॉन पोलर नहीं हो सकता। आप ज्योमेट्री में भी एंगुलर जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या डायपोल मोमेंट आपको बता सकता है कि चीज़ पोलर है या नॉन पोलर है रफली? क्या ये शेप बता सकता है? यस, ये दोनों बातें हमें गाइड कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर, इसके एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है हमारी बुक में, और यहाँ पर आप एक और सवाल भी इसमें ऐड करते चलेंगे कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, तो वो भी आपको इसकी एग्जांपल से आइडिया हो रहा होगा। आयोनिक बॉन्ड क्या आइसोमरिज्म शो करेंगे? नॉट एट ऑल। ये तो जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है ये तो नॉन डायरेक्शनल है, ये तो हर डायरेक्शन से पैक्ड है, कोऑर्डिनेशंस बनी होती हैं। आप सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें, उसमें आपको सोडियम के अराउंड क्लोरीन नज़र आएंगे, क्लोराइड आयन के अराउंड आपको सोडियम नज़र आएंगे। तो दे आर नॉट सपोज टू गेट रीअरेंज्ड, बट द कोवेलेंट बॉन्ड्स जो कि डायरेक्शनल हैं, आई एम रिपीटिंग दिस टर्मिनोलॉजी, कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल करैक्टर है, ये अपने आप को एलोकेट रीअरेंज कर सकता है, अपने अंदर मौजूद एटम्स को रीअरेंज करता है, तो आइसोमरिज्म शो। आयोनिक बॉन्ड के रिएक्शन भी फास्ट हैं, ये सोल्यूशन की फॉर्म में रिएक्ट करने जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं जो कि फास्टली रिएक्ट करते हैं। कोवेलेंट जो है वो स्लो होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी देर के बाद कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही नज़र आता है या इनके दरमियान का फ़र्क ख़त्म हो जाता है? अक्सर स्टूडेंट्स को इस सवाल में प्रॉब्लम होता है। आपने ये एग्जाम्पल देखना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वाटर के मॉलिक्यूल ने एक लोन पेयर इस प्रोटॉनिक स्पीशी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इस H पॉजिटिव को डोनेट किया। अब ये इस मौका पर कोऑर्डिनेट बनाया गया है, इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, DATIVE, डेटिव बॉन्ड, ये इसका सेकंड नेम है। ये लोन पेयर यहां से स्विच कर, तो इसको आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो। कुछ देर के बाद यही लोन पेयर आफ्टर सम वाइल ये ऐसे म्यूचुअल शेयर होने लग जाता है। लाइकवाइज नॉर्मल अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स ये भी एज अ कोवेलेंट बॉन्ड ही बिहेव करने लग जाता है। याद रखिएगा, कुछ देर बाद हर बॉन्ड 33% कोऑर्डिनेट और 66% कोवेलेंट बिहेव करता रहता है। तो ये इसका सिंपलेस्ट आंसर है। स्टूडेंट्स, दिस इज रिवीजन फॉर चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। आप इसमें बेसिक चीज़ें आपने पहले इसके कवर की हुई हैं, आप इसमें से बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर अप करोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्क्राइब कर देते हैं, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। इसकी आपको बेसिक डेफिनेशन पहले समझनी होगी। आप स्टेट फंक्शन उसे कहोगे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो, यानी बिगर स्पेक्ट्रम में, बड़े लेवल पे आप देख लो, जिसकी डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यू ज़रूर हो और ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई वॉल्यूम चेंज किया है, आप वॉल्यूम प्रेशर चेंज करके भी चेंज कर सकते हो, आप वॉल्यूम को टेम्परेचर चेंज करने से भी कर सकते हो। तो नाउ वॉल्यूम को आप क्या कहोगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगी, इसकी इनिशियल वैल्यू भी होगी, फाइनल वैल्यू, तो आप इसे स्टेट फंक्शन कह सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स की ये रिजर्वेशन आती है, सर वर्क और हीट ये स्टेट फंक्शन क्यों नहीं है? आप मेरे दो पॉइंट समझिएगा। वर्क
हमेशा तब आप उसे वर्क डन समझते हो जब वो कोई ख़ास डिस्टेंस को कवर करे। तो ये पाथ डिपेंडेंट हो गया है। वर्क कोई प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। आप किसी एक बॉडी का नहीं बता सकते कि इसके अंदर राइट द मोमेंट कितना वर्क है, तो आप इसकी इनिशियल वैल्यू नहीं बता। हाँ, आप उससे वर्क हासिल करके या उसकी हीट में कन्वर्जन करके आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। 2 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क एंड हीट दे आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, दे कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। इनकी इनिशियल वैल्यू आपके पास नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट ये है कि वर्क आप तब कंसीडर करते हो जब वो किसी खास डिस्टेंस को कवर करता है। तो ये तो पाथ डिपेंडेंट हो गया। हम तो स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन में कह रहे हैं शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस इनके आप डिफरेंसेस चूज करो। स्पॉन्टेनियस आपको मैं बता देता हूँ, जो अपनी एनर्जी के बिहाफ पर खुद अकर हो रहे हैं। हाइट से डेप्थ की तरफ फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ एनी लिक्विड, कैंडल लाइट जिसे आप एक दफ़ा लिट कर देते हो उसके बाद वो जलता रहता है, बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, जो खुद जो प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस है। या ऐसे प्रोसेस जिन्हें आप एक दफ़ा स्टार्ट कर देते हो फिर वो खुद होते रहते हैं। अगर आप इसमें कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं ये ऐड कर ले। जनरली ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस, लेकिन कभी कभार ये एंडोथर्मिक में, जैसे इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है लेकिन है एंडोथर्मिक। आई रिपीट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जनरली एक्सो होते हैं, लेकिन एंडो भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली एक्सो ही होते हैं। एंडो में अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो इवेपोरेशन इसकी एक एग्जांपल है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है। इंटरनल एनर्जी, इनकी डेफिनेशंस वगैरह आपको आनी चाहिए, जैसे समेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल एनर्जीज। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का समेशन ले लेंगे, इंटरनल एनर्जी बन जाए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट वही है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की है। तो आप इसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख सकते हो। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो यानी डेल्टा V 0 हो तो आप जस्टिफाई करें कि डेल्टा E बराबर है Q ऑफ V के। तो आपने ये एक्सप्रेशन यूज करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। Q इज हीट, W इज वर्क डन। वर्क डन आप किस तरह शो करोगे? P डेल V। अगर डेल V ही 0 हो गया तो ये पूरा कंपोनेंट 0 हो जाता है। तो इस तरह आप ये रिलेशन बना सकते हैं। आपसे इसकी डेरिवेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि आप डेल्टा H यानी एंथैल्पी के चेंज को जस्टिफाई करें एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज इक्वल टू हीट। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जाएगा कि QP का आंसर बड़ा है या QV का। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हेस लॉ का और बॉर्न हैबर साइकिल का। याद रखिए, जो हेस लॉ है इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कंपोनेंट चेंजेस हैं हीट के, जैसे डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, इन सारों का समेशन ओवरऑल चेंज के बराबर है। ये हम बात पहले भी केमिस्ट्री फिजिक्स में करते रहते हैं। अगर आप डेल्टा साइक्लिक से मुराद ये है कि इस ओवरऑल चेंज में से आपने ये सारों का समेशन माइनस कर, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा? 0। तो उनका हेस लॉ का हमें ये समझाना है कि ये कहना है उनका कि जो कंपोनेंशियल चेंजेस हैं ये सारे ऐड होकर इनफैक्ट ओवरऑल चेंजेस को ही रिप्रेजेंट करते हैं। माइक नहीं लगाया। आपके टेक्स्ट बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की ही मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन उसकी शो की गई है। तो आपने इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने चूज कर। मेन पॉइंट इसका यही है कि जो कंपोनेंशियल चेंजेस हैं वो ओवरऑल चेंजेस के बराबर होते हैं। अगर आप ओवरऑल चेंज में से ये सारे कंपोनेंशियल चेंज माइनस कर देते हो तो आंसर 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कम टू द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बॉर्न हैबर साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें चंद एक बातें याद रख लें, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाएगा। आपको इस साइकिल स्टडी करने का मेन मकसद पता होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इसमें लैटिस एनर्जी आपको फाइंड करके दिखानी है।
जो हेस्ला है वो तो ओवरऑल हम देख रहे थे, ये हेस्ला की ही एप्लीकेशन है, आपको इसमें लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व करनी। ये एक सोडियम क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग का एक रिएक्शन दिया गया, इसे आपने तवज्जो करनी है। सोडियम है सॉलिड, इस सॉलिड को आपने गैस में कन्वर्ट करना है, ये इसका एक कंपोनेंशियल चेंज है। क्लोरीन है ऑलरेडी गैस में है तो इसे आपने कन्वर्ट नहीं करना। सोडियम एक एटम है, इसे आपको कैटाइन बनाना है, ये इसका दूसरा चेंज हो गया। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसे आपने एटम भी बनाना है और इसे आपने एनाइन भी बनाना है। सो यहां से यहां तक डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास 4 कंपोनेंशियल चेंजेस मौजूद हैं। सॉलिड को गैस बनाए पहला, इस मॉलिक्यूल को एटम बनाए दूसरा, सोडियम को कैटाइन बनाए तीसरा, क्लोरीन को एनाइन बनाए। ये 4 आपके पॉइंट मैंने पूरे करके दिए। तो इन 4 पॉइंट को मैंने शो किया है डेल्टा एच एक्स के साथ। नाउ जब ये साल्ट बन रहा होगा इन दोनों आइंस के साथ, तो इस एरो को देखें, जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कह लें आप, या आप यूँ कह लें एंथैल्पी चेंज इन फॉर्म। दिस इज डेल्टा एच एफ। क्या इन कंपोनेंट्स और इस साल्ट में कोई लैटिस एनर्जी भी इन्वॉल्व है? लैटिस उन पॉइंट्स को कहते हैं जिन पॉइंट्स पर फिक्स आयन रहते हैं। तो क्या इस सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में या इसके क्रिस्टलाइन फॉर्म में लैटिस एनर्जी इन्वॉल्व है? ये आयोनिक कंपाउंड है, यस, इसमें लैटिस एनर्जी भी मौजूद है। तो जो वो 4 कंपोनेंट थे और डेल्टा एच एल यानी लैटिस एनर्जी, इन दोनों का समेशन डेल्टा एच एफ के बराबर है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे उसमें डेल्टा एच एफ दी गई है, ये 4 कंपोनेंट्स को डेल्टा एच एक्स से शो किया गया। ये भी दिया गया है आपको डेल्टा एच एफ में से डेल्टा एच एक्स माइनस करना है और आप इसकी लैटिस एनर्जी हासिल कर सकते हैं। डायग्राम देखते वक्त आपने घबराना नहीं है, आपने इस डायग्राम को पहले कवर अप करना है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर में आपको आइडिया होना चाहिए टर्म्स का, उनके डिफरेंसेस का। जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्या इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी किसी केस में सेम हो सकती है? यस, सॉल्यूशन के केस में सेम हो सकती है। डेल्टा ई एंड डेल्टा एच ये सेम हो सकते हैं अगर आप किसी रिएक्शन को सॉल्यूशन फॉर्म में देख रहे हो। ये मैंने एक की पॉइंट इसका आपके साथ शेयर किया है। आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है? यस, ये दोनों स्टेट फंक्शन है। तो होप फॉर द बेस्ट आप अपनी इसको कवर अप करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशंस, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आप ज़्यादा फोकस होकर तैयार करेंगे। इसमें आप बेसिक डेफिनेशंस आप बाय सेल्फ रिव्यू कर लीजिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इस तरह की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, हम ये रिविजनरी सेशन है, इसमें मोलैरिटी और मोलैलिटी इनका कंपैरिजन आपको देखना है। मोलैरिटी की डेफिनेशन में आप सॉल्यूट के मोल्स कहते हो पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, मोलैरिटी में आप कह रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन का। मोलैलिटी में आप कह रहे हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ लीटर या वॉल्यूम के यूनिट क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ पर मैस का यूनिट किलोग्राम को यूज़ किया गया। मोलैलिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ से पिक करें। मोलैलिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसको आप आंसर कैसे करेंगे? आप इसकी डेफिनेशन देखें, इस एक्सप्रेशन को देखें। यहाँ पर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन्वॉल्व है, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है।
क्या मैस टेम्परेचर से इफेक्ट होती है? इज दैट पॉसिबल कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने से मैस पर कोई फर्क पड़े? नो. तो दैट्स वाई मोलैलिटी इज नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में जो सोल्यूशन बनाए और अगर हम उन्हें कंपीट करें तो मोलल सोल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं एज कंपेयर टू मोलर. डियर स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, तवज्जो कीजिएगा. अगर हमारे पास एक मोलल सोल्यूशन है वाटर का सोडियम क्लोराइड के साथ और एक 1 मोलर सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वाटर के साथ, अब ये बाज़ाहिर सेम नज़र आएंगे लेकिन हमें इसमें ये जस्टिफाई करना है कि जो मोलैलिटी वाला सोल्यूशन है दैट इज़ मोर डाइल्यूट या उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है. आप दोबारा इनके एक्सप्रेशन देखिएगा. यहाँ पर है क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन. ये सोल्यूशन में दोनों चीज़ें हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. यहाँ है किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है और उसकी मिकदार पूरा 1 kg है. तो किसमें सॉल्वेंट ज़्यादा मौजूद है? ऑब्वियसली मोलैलिटी में. तो आप इसका आंसर यूं कर सकते हो कि इन केस हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वाटर में, तो वहाँ पानी और नमक पूरे का वॉल्यूम 1 लीटर है या 1 क्यूबिक डेसीमीटर है पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम. अगर आप कह रहे हो 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो वहाँ जो आपके पास सॉल्वेंट है उस प्योर सॉल्वेंट का पूरा 1 किलोग्राम अवेलेबल है. तो ऑब्वियसली 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज मोर डाइल्यूट एज कंपेयर टू 1 मोलर सोल्यूशन. आप मोल फ्रैक्शन की यहाँ से डेफिनेशन पिक करेंगे और ये जस्टिफाई करेंगे कि मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है वो किसके इक्वल आ रहा होता है, 1 के या यूनिटी के इक्वल. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम चैप्टर 3 में भी कवर कर चुके हैं. ppm पार्ट्स पर मिलियन को आप डिफाइन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आप यूँ समझ लें कि आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट का 10 लाख पार्ट है, या यूँ कह लें कि एक हिस्सा है सॉल्यूट का और वो पूरा जो सोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है. आप यूँ कह लें, इसकी डेफिनेशन आप यूँ इजी कर सकते हैं. अगर 1 मिलीग्राम है किसी सॉल्यूट का 1 पूरे लीटर में या फिर 1000 मिलीलीटर में, तो आप यूँ इसे समझ सकते हैं. पार्ट्स पर मिलियन ही की तरह पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन भी हो सकता है. ये वेरी माइन्यूट कंसंट्रेशंस को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है. आप जब मेडिसिन परचेज़ करते हो, अगर आई ड्रॉप्स वगैरह कोई आई ऑइंटमेंट है तो उनमें आप कंसंट्रेशंस पार्ट्स पर मिलियन वगैरह इस यूनिट में आप देख सकते हैं. आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर बताया जाए या कॉन्जुगेट सोल्यूशन बताए. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक फिनोल है और एक वाटर है, ये पार्शली मिसिबल है. जब ये एक ख़ास टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये मैक्सिमम एक दूसरे में हल हो गए, मुकम्मल तो नहीं ये हल हो सकते, पार्शली मिसिबल है, जितने ये मैक्सिमम हो सकते थे उतना हो गए, तो इनकी जो एक दूसरे की सैचुरेटेड लेयर है उसे आप कॉन्जुगेट सोल्यूशन कहते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन है. अब अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाकर और इन्हें एक दूसरे में सॉल्युबल बनाना चाहते हो, उस टेम्परेचर को आप क्या नाम दे रहे हो? क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर या फिर अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर. डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये टर्म्स हैं, इन्हें आपको कवर अप करना है. आपसे रोल्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, इसके एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है. याद रखिएगा, दिस P इज अ pressure, vapor pressure of solvent in solution. This P naught is vapor pressure of that solvent in its pure state. This x1 is the mole fraction of that solvent. ये x1 गवर्न करेगा इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कि वो सॉल्यूशन के अंदर कितनी अपनी हैसियत शो कर सकता है. फिर ये इसका एक्सप्रेशन आप ड्राइव करते हो तो लास्ट पे ये टर्म बन जाता है, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये इक्वल है x2 के, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. आप यूँ समझ लें, अगर सॉल्यूट ज़्यादा होता रहा, अगर x2 बढ़ता रहा, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट की जो वहाँ पर
प्रेजेंस है उस सॉल्यूशन में वो रिड्यूस होती रहेगी, तो जो सॉल्वेंट का वहाँ पर वेपर प्रेशर होगा वो भी कम होता रहेगा। तो x2 जितना बढ़ता रहा, मीन्स टू से सॉल्यूट जितने ज़्यादा होते रहे, तो वहाँ पर जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो उतना बढ़ता रहेगा। मीन्स टू से जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्वेंट का वो उतना उस सॉल्यूशन में कम होता रहेगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इनके डिफरेंसेस आपको चूज करने हैं। आप सिंपल सा याद रखें, अगर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मर्ज करते हो और उनके जो वॉल्यूम है वो एडिटिव शो हो जाए तो वो आइडियल है। अगर वहाँ पे एंथैल्पी का कोई चेंज नहीं आया तो भी आइडियल है। ये आपको टेक्स्ट बुक से इनका कंपैरिजन मिल जाएगा। आपको ये डेफिनेशन कवर अप करनी है डियर स्टूडेंट। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर्स जिन्हें जब आप डिस्टिल करते हो सेपरेट करने के लिए और वो विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन वो एज इट इज़ दोबारा वेपर्स बनकर सामने आ जाएं, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाते हैं। ऐसे मिक्सचर्स जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट नहीं हो सके वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हैं। आई रिपीट, ऐसे मिक्सचर्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहलाएंगे जिनको जब आप डिस्टिलेशन में वेपराइज कर रहे थे हीट देकर और आप अलग-अलग करना चाहते थे, लेकिन विदाउट एनी चेंज इन देयर कंपोजिशन वो एज इट इज़ आ गए सामने, तो ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी टेक्स्ट बुक से पॉजिटिव डेविएशंस और इसी तरह नेगेटिव डेविएशन, इनकी डेफिनेशन भी आपने कवर अप करनी होगी। ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट, जो इस चैप्टर का सबसे अहम आर्टिकल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। आपने तवज्जो रखनी है। आपको मैं इसकी बेसिक समझा दूंगा, जब आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो इंशाल्लाह वो सारा बहुत आसान हो जाएगा समझना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालते हो और कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उस सॉल्यूट के आने की वजह से। दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो रखिएगा, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल आ गए, आपने ये सॉल्यूशन बना लिया। यहां पर थी कोहेसिव फोर्सेस, यहां पर कोहेसिव भी हैं और एडहेसिव भी हैं। याद रखिएगा, इन सॉल्यूट ने इस सॉल्वेंट की सरफेस को कवर अप कर लिया, ये इनको यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर का कम होना इस सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। आई एम रिपीटिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट व्हाई वेपर प्रेशर इज गेटिंग लोअर्ड। मैं सवाल दोहराता हूं कि वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा है इन स्टार मॉलिक्यूल्स के आने की वजह से। मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप तवज्जो रखें। इन सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से एडहेसिव फोर्सेस जनरेट हुई हैं, इन्हीं सॉल्यूट ने सरफेस को कवर किया है, इन्हीं सॉल्यूट की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रेंथफुल हो गई है। दिस स्ट्रेंथफुल बॉन्डिंग इज नॉट अलाउइंग द पार्टिकल्स टू कम आउट ऑफ द सरफेस, तो इन्होंने वेपर प्रेशर को लो कर दिया। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या वेपर प्रेशर का जो कम होना है वो आप इस इक्वेशन से आप इसको टैली करते हो। आपकी बुक्स में ये डेरिवेशन मौजूद है एक सिंपल से स्टेप के साथ। याद रखिएगा, कुछ शराइत आपको पूरी करनी होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए। ये कंडीशंस मैं बता रहा हूं, ये कंडीशंस यहां पर लागू करेंगे आप। जो आप सॉल्यूशन बना रहे हो वो डाइल्यूट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जो आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो वो नॉन वोलाटाइल भी हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो। ये कंडीशंस पूरी करेंगे तब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ही ये है कि जब वेपर प्रेशर
इक्वल हो जाए एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वेपर प्रेशर ही कम हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, देर से अप्रोच होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की बात करें, आपने डेफिनेशन देखनी है फ्रीजिंग पॉइंट की। वेपर स्टेट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करें, हमें इसकी पहले डेफिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जब इनके वेपर प्रेशर एक जितने हो जाएं, इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यही मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन। लिक्विड स्टेट यानी अगर आप पानी के 1 लीटर को फ्रीज करना चाहते हो, उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर अगर इक्वलाइज हो जाए जिस टेम्परेचर पर, आप उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। नाउ अगर सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया, जैसे पहले हमने डिस्क्राइब किया, अगर वेपर प्रेशर कम है तो आपको सॉलिड स्टेट का भी तो वेपर प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपको टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ फ्रीज हो सके। आई रिपीट, अगर सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया किसी लिक्विड स्टेट का, तो आपको ये, अगर ये साइड कम होगी तो ये साइड भी तो रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये साइड रिड्यूस ही तब होगी जब आप टेम्परेचर को फर्दर कम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो याद रखें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का शिकार होंगे और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करेंगे। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि रेडिएटर्स में, गाड़ियों के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स क्यों डाला जाता है अगर हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ मूव करें। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी है जो इंजन को ठंडा रखता है, अगर नॉर्दर्न एरियाज में वो गाड़ियां मूव करें तो वहां चांस है कि वो वाटर फ्रीज ना हो जाए रेडिएटर्स में। रेडिएटर्स में वाटर बॉडी चल रही होती है जो इंजन को कूल डाउन रखती है। अगर नॉर्दर्न एरियाज ठंडे इलाकों में मूव करें तो रेडिएटर्स में पानी जम सकता है। इसको जमने से रोकने के लिए डी आइसिंग एजेंट या एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जो कि कॉमनली इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल करेगा क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल इसी एग्जाम्पल की तरह ये सॉल्यूट बन जाएगा, उस सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर को करेगा रिड्यूस, और वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो जो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो रहा था अब वो -20 डिग्री सेल्सियस पर जाकर फ्रीज होगा। इनफैक्ट इथाइलिन ग्लाइकोल ने किया क्या है, इसने वेपर प्रेशर कम कर दिया जिससे फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया। अब रेडिएटर में पानी नहीं जमेगा। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एंटी बॉइलिंग यूज करते हैं रेडिएटर्स में इन समर सीजन। गर्मियों में रेडिएटर का पानी हो सकता है ओवर बॉयल कर जाए और उससे इंजन ठंडे होने की बजाय और ज़्यादा गर्म होने लगे, तो भी आप कोई सोल्यूट डाल दें, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल ही डाल दें, इससे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन के जैसे हमने पहले बताया तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न एरियाज में सड़कों पर जो स्नोफॉल की वजह से जो बर्फ़ पड़ी होती है वो जम जाती है, तो उससे स्लिपरी सरफेस बन जाती है, रोड एक्सीडेंट्स कैजुअलिटीज़ होने का ख़दशा होता है। वहाँ ढेर सारा नमक डाल दिया जाता है जो उस नमक को जल्दी मेल्ट करवा देता है। जैसे हमने कहा कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सेम डेफिनेशन है, तो इसी
तनाजुर में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि नॉर्दर्न एरिया जैसे हमारे यहाँ मरी में जो स्लोपी एरियाज़ हैं, जहाँ स्नोफॉल है, जो ठंडा इलाका है, वहाँ बर्फ़ जम जाएगी तो गाड़ियों का मूव करना वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं। उस बर्फ़ को, उस स्नो को वहाँ जल्दी मेल्ट करवाने के लिए वहाँ पर नमक डंप किया जाता है। उस नमक को ऐड करने से फ़ायदा ये होता है, जो ही नमक आपने उस बर्फ़ के ऊपर डाला वो बन गया सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। जब डियर स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर कम होगा, जैसे हमने कहा फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो नाउ इट इज़ ईजियर टू मेल्ट डाउन, तो वो बर्फ़ आसानी से मेल्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मैंने एक ओवरव्यू दिया है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन से रिलेटेड एक अलहदा पैकेट बना हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सो, ये क्वेश्चन है। इसी चैप्टर में हाइड्रेशन का आर्टिकल है, हाइड्रोलाइसिस का आर्टिकल है। हाइड्रोलाइसिस में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलाइसिस की जो टेक्निक है, इसमें कैसे हमें पता चलता है कि कौन सा साल्ट एसिडिक है, कौन सा साल्ट बेसिक है। तो वो आप टेक्स्ट बुक से अपना उसे थोड़ा रिव्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स। थैंक यू।